हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 एनसीईआरटी में वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आप सभी का स्वागत है। ये इस वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को करा दिया गया था। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, वो है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ से आपको अभाज्य गुणनखंड करना मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछली वीडियो के अंदर सिखाया था, कुछ एग्जांपल्स में भी सिखाया था। तो जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फुल प्लेलिस्ट का, चैप्टर नंबर 1 की और चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 1 का जिन्होंने शुरुआत से नहीं देखा है वो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है, ये सेशन पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए 2 का गुण अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हम। 12 का 2 से कर देंगे, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा। और 15 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 आ जाएगा। और इस तरह से 21 के लिए हम कर देंगे 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो ये कर दिया हमने इनके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारा 12 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर है ये 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख देंगे और गुणा 3 लिख देंगे। इसी तरह से आपके पास है 15 को लिख देंगे आप 3 गुना 5 और 21 को लिख देंगे आप 3 गुणा 7। अब इसमें बात समझने की ये है कि हमारे पास जो तीनों में एचसीएफ अगर हमें लेना है, हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है और हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो हम कॉमन संख्या देखते हैं हम लोग, और कॉमन संख्या भी हम कम पावर वाली देखते हैं। पिछले वीडियोस में लेक्चर्स में आपको ये बात बताई गई थी। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में ये बातें बताई जा चुकी हैं, तो उनको एक बार देख लेंगे तो आपको जो है अच्छे तरीके से और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कॉमन है तो आपने 3 ले लिया, सबकी पावर सेम है 1 है, तो इसलिए एचसीएफ में आपका 3 आ गया। और एलसीएम में बताया था मैंने आपको कि एलसीएम आप क्या लेते हैं, एलसीएम आप ले लेते हैं वह संख्या, मतलब जो बड़ी घात वाली सभी संख्याएं। एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़ी घात वाली सभी संख्याएं लेते हैं। तो सबसे पहले कॉमन में देखिए, कॉमन में 3 3 3 है, 3 की घात 1 है और गुणा जो आपका 2 की घात, ये आप बड़ी संख्याएं वाली सभी बड़ी घात वाली सभी संख्याएं लेंगे तो आप 2 की घात 2 भी लोगे और आप 5 भी लोगे और आप 7 भी लोगे। इस तरह से लेंगे तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 गुणा 5 और गुणा 7। अब यहाँ से गुणा कर दो, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, 3 चौक 12 पंजे 60, 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और गुणा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से 60 6 सत्ते 42 और ये आपका 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 420 और एचसीएफ आ जाएगा आपका 3। ठीक है ना, इस तरह से आप इन्हें नोट करेंगे। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा उसको करते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा हम उसको करते हैं ना, सेकंड पार्ट को करते हैं। तो ये देखिएगा, ये जो हमारा 17 23 29 का एचसीएफ करना है, तो आप ये जानते हो कि जो 17 है वो एक अभाज्य संख्या है, तो 17 आपका 17 से कट जाएगा और 23 जो है वो आपका 23 से कट जाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। और आपका जो 29 है वो भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी आपका 29 से ही कट जाएगा। ठीक है, लेकिन एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो संख्या कॉमन होती है। तीनों में जो संख्या कॉमन है, चारों में 4 संख्याओं में जो कॉमन संख्या होती है तो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होता है, वो आता है जो सेम होता है, बट इसमें कुछ नहीं है। तो आप एक बात को ध्यान करिएगा कि कोई भी संख्या किससे कट सकती है, 1 से ही कट सकती है। अगर वो किसी और संख्या से नहीं कट रही है तो वो 1 से कट जाती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या में अगर कहीं पर भी आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां पर जो है आपका 1 जो है आपका कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ आ जाएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको अब एलसीएम भी याद करना है।
तो एलसीएम में क्या करते हैं, आप बड़ी घात वाली सभी संख्याएं ले लेते हैं। तो आप ले लेते हैं 17, आप ले लेते हैं 23 और आप ले लेते हैं 29। ठीक है, तो इनकी करते हैं गुणा। 17 एकम 17 और 17 की आप 23 में गुणा कर दीजिए। 17 दिया 51 का 1 का, हासिल लग गए आपके 5 और 17 दूनी 34 और 5 39 आ जाएंगे। तो 17 1 और 23 की गुणा करके आपका आ गया 391। अब गुणा 29। ठीक है, तो 29 की गुणा कर दो आप 391 में। कैसे करोगे, 29 एकम 29 का 9 का, हासिल कितने लग जाएंगे आपके 2 और 29 में 261 और 2 263 हो जाएंगे। हासिल लग गए 26 और 29 से 87 और 26 हो जाएंगे आपके 111। 87 और 26 हो जाएंगे आपके 113। ये आ जाएगा आपका 11,339। इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये जो थर्ड पार्ट है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 8 ले लेंगे आप, तो 8 जो है आपका 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 जो है आपका 3 से कट जाएगा, 3 थिया 9 और 3 एकम 3। और जो 25 है वो आपका 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इतना करने के बाद 8 को क्या लिखोगे आप, 8 को लिख दोगे आप 2 की घात 3 और 9 को क्या लिख दोगे आप 3 की घात 2 और 25 को लिख दोगे आप 5 गुणा 5 यानी कि आप लिख दोगे 5 की घात 2। अब वही बात है कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन एचसीएफ क्या है, एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां पर कॉमन होता है 1, यानी कि जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहां पर एचसीएफ होता है 1। और इसी तरीके से आप क्या करोगे, एलसीएम ज्ञात करोगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको बड़ी घात वाली सभी संख्याएं लेनी होती हैं। तो जैसे 2 की घात 3 ले लेंगे, 3 की घात 2 ले लेंगे और 5 की घात 2 ले लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है 2 की घात 3 तो आ गया आपका 8, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो आप कर देंगे 8 में 72 गुणा 25। तो 25 की गुणा करो इसमें, 25 दूनी 50 का 0, हासिल लग गए आपके 5 और 25 सत्ते 175 और 5 कैसे हो गए आपके 180 हो गए। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1800 आंसर आ जाएगा इसका एलसीएम में। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप नोट करिए, आगे चलते हैं फिर इसके बाद। अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया गया है कि एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात करो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इस तरह से दिया गया है कि दो संख्याएं हैं 306 और 657, उनका जो एचसीएफ है वो 9 है और दो संख्याओं 306 और 657 का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सवाल, एक सूत्र बताया गया था जो सिद्ध करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब हो गया, आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब हो गया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुणा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपके पास 306 और गुणा दूसरी संख्या आपके पास 657 और बराबर में एचसीएफ की जगह आप 9 रख देंगे क्योंकि एचसीएफ का मान 9 दिया गया है और एलसीएम का मान आपको ज्ञात करना है। तो 306 और गुणा 657 और ये जो गुणा का 9 है यह आ जाएगा आपका बटे में, बराबर में एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 9 से डिवाइड कर दोगे आप तो 9 या 27, 3 बचेंगे 36, 9 चौक 36। तो इस तरह से आपका इट इंप्लाइज दैट का निशान लगाओ, एलसीएम बराबर आ जाएगा आपका 34 गुणा 657। तो जो भी इसका 34 की गुणा 657 में करके आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। तो 657 गुणा 34 कर रहे हैं हम, 4 सत्ते 28, 2 हासिल लगे, 4 पंजे 20, 2 22, 4 3 24 और 2 कितने हो गए आपके 26 हो गए और गुणा 3 सत्ते 21 का 1 का, 3 15 2 17, 3 3 18 और 1 19। तो इस तरह से 8 2 1 3 4 7 13
और 9 2 11 का 1 का, और ये आ जाएगा आपका 9 2 11 और 1 12, और 1 और 1 2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम वो निकल के आ जाएगा 22,338। ठीक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में 1 नंबर में एमसीक्यू में देखने के लिए मिल जाते हैं, या 2 नंबर में वेरी शॉर्ट में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जहां पर आपसे एचसीएफ दे करके एलसीएम पूछेगा, एलसीएम दे करके एचसीएफ पूछेगा, आपसे एचसीएफ एलसीएम दे करके पहली संख्या या दूसरी संख्या पूछ लेगा। ठीक है। लेकिन इस तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, है ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर हमारा चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है ये अभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा मैं आगे। ठीक है। तो आप जो है इन चीज़ों को सीखते रहिए, करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनकी भी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। चलिए इसको नोट करिएगा। देखो ध्यान से, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब मैंने ये बताया था आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में कि किसी भी संख्या के 0 पर खत्म होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में, जैसे ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, तो ऐसे पूछ रहा कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, कि 6 की घात n, और n का मतलब है यहाँ पर कोई भी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, 1 होती है, 2 3 4, है ना। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें क्या आना चाहिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो तुम ये देखोगे अगर ये 0 पर समाप्त हो रही है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में तुम्हें देखने के लिए, अभाज्य गुणनखंड में तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें 2 गुणा 5 देखने के लिए मिलेगा। मैंने 30 सिर्फ समझाने के लिए लिया है कि 30 जो है, अगर कोई अंक संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, अंक 0 पर कोई संख्या समाप्त हो रही है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5, देख रहे हो, 2 गुणा 5 जरूर आएगा, है ना। जैसे मान लो 20 है, 20 किस पर खत्म हो रहा, 0 पे। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 एकम 2 और 0 का 0 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी क्या आएगा, 2 गुणा 5 तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या के 0 पर खत्म होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। अब जैसे हम 6 की घात n को देख रहे हैं, है ना, और हम अगर 6 के गुणनखंड करें, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 2 गुणा 3, इसकी घात n। किसी भी संख्या के अंक 0 पर खत्म होने के लिए, समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में आने चाहिए 2 गुणा 5। लेकिन जो 6 की घात n है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 3 आ रहे हैं, 2 गुणा 5 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है। हमसे ये पूछा था कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, तो ये 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, आप डाल दो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो है पहले ये लिखेंगे 6 की घात n बराबर 2 गुणा 3 की घात n, और लिखो, ये लिख देंगे, लिखो पहले ये लिख देना, और लिखो किसी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5
अवश्य होना चाहिए, जबकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जरा देखो, ये बात समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 5 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन्हें आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पर 2 सवाल हैं कि ये व्याख्या हमें इस बात की करनी है, हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये जानता है कि भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन हमें बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, है तो क्यों हैं। तो एक तरीके से ये समझ लो कि ये आपका पहला सवाल है। 5 गुणा 13 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक सवाल ये है, और एक सवाल ये है दूसरा। 7 गुणा 6 गुणा 5, हाँ, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो हमें करनी है 5 की 11 की और 13 की गुणा, ठीक है। 11 पंजे 55 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। पहले गुणा करेंगे, उसके बाद हम पहले गुणा करेंगे। अच्छा, यहाँ गलत लिखा गया है, ये यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है ना, 7 है। तो ये हो गया हमारा 11 सत्ते 77 गुणा 13, 13 सत्ते 91 का 1 का, 13 सत्ते 91 का 1 का, हासिल लग गए 9, और 13 सत्ते 91 और 9 कितने हुए 100। तो 1001 हो गया प्लस 13, 1001 में 13 जोड़ा तो 1014 हो जाएगा, 1014 हो जाएगा। अब ये जो 1014 है, इसके करो अभाज्य गुणनखंड, 1014 के गुणनखंड करो। कैसे करोगे, देखो 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 का भाड़ा 1 पे चलने का नहीं। यहाँ बीच में 2 अंक एक साथ मिलाने पड़ेंगे हमें। जब 2 अंक एक साथ मिलाते हैं तो बीच में 0 लगाते हैं। बात ये सुनो आप, 2 सत्ते 14। अब होगा शुरू में 2 अंक एक साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वहां 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब 2 का भाड़ा 1 पर नहीं चल रहा और हमें दूसरी संख्या भी मिलानी पड़ेगी, तो हमें बीच में लगाना पड़ेगा 0, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा हमारा। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं। अब देख लो 3 से देख लो, तो 3 से कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 2 बचे 20 हो गए, 3 6 18, 2 बचे 27, 3 27, ऐसे आ जाएगा। 169 का ध्यान रखना, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो ये 13 से ही कटेगा, तो आ जाएगा 13 एकम 13, 3 बचेंगे 39, 13 3 39, और ये 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसे 1014 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 की घात 2, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे कि इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए
यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य, सवाल क्या पूछा था हमसे इसने, यह संख्या भाज्य क्यों है? भाज्य वो जो दूसरों से भी कट जाती है। तो हमने पढ़ी थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसमें हमने ये बताया था कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका क्या है, इसको भी ऐसे गुणा कर दो, 7 6 42 और 42 पंजे 210 और 210 चौका 840, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा आपका 840। तो 7 6 42 42 पंजे 210 210 चौका 840, ठीक है, और 3 दूनी 6 एकम 6 प्लस 5, ऐसे लिख दोगे। अब 6 की कर दो इसमें गुणा, 6 0 0 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगे 2 और 6 8 48 48 और 2 50 आ गया प्लस 5 आ गया, तो 5040 प्लस 5 5045 हो गई, 5045 हो गई, ठीक है। तो 5045 की कर दो गुणनखंड, 5 से कट जाएगा लास्ट में 5 आ रहा है, 5045 5 से कट जाएगा लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 एकम 5, ये जीरो ऐसे कैसे, देखो यहाँ पर भी 2 अंक एक साथ, एक और जीरो लगानी पड़ेगी, तो 5 ने 45, ठीक है। अब 1009 है भाज्य संख्या, ये 1009 ही लिखा जाएगा, 1009 एकम 1009, तो यहाँ लिखोगे आप 5 गुणा 1009, ठीक है। इसके लिए भी यही कारण लिखोगे आप कि इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। जो कारण यहाँ पर लिखा है सेम कारण आप यहाँ पर लिख देंगे और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। यह अभाज्य गुणनखंड है 5 और 1009, इस संख्या को हमने 5 और 1009 यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है, इसीलिए यह संख्या कैसी हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। यही लिखना है सेम, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.1 का। ये मैंने आधा क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, मैं बाकी क्वेश्चन जो है ऐसे ही बोल के बता दूंगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए एक वृत्ताकार पथ है यानी कि एक गोल रास्ता है, और इस पर जो है सोनिया जब एक चक्कर लगाती है, इस तरह से वो घूम रही है, चक्कर लगा रही है मान लीजिए, और ये घूम करके वापस से ए पॉइंट से शुरू करके और ए पॉइंट पर ही वापस आती है, तब उसको एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। और दूसरा लड़का है एक रवि नाम का लड़का है, रवि को एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है 12 मिनट का। सोनिया को चक्कर लगाने में जो समय लगता है, लगता है 18 मिनट। और जो रवि है, रवि को चक्कर लगाने में समय लगता है बराबर 12 मिनट। अब सवाल ये है, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ कि अगर सोनिया और रवि दोनों एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करें, एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करें, मतलब वो दोनों एक ही जगह से ए से चलना शुरू कर रहे हैं और दोनों एक ही टाइम पर एक ही समय पर एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करें, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब एक बात समझो, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, तो इस तरीके से ये समझिए कि जब तक रवि एक चक्कर पूरा करेगा, क्योंकि उसको तो 12 मिनट लगेंगे एक चक्कर पूरा करने में, तब तक जो सोनिया है वो कहीं यहाँ पहुंचेगी, क्योंकि रवि को तो एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो वो तो 12 मिनट में पूरा पहुंच जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। लेकिन जो सोनिया है उसको 18 मिनट लग रहे हैं, तो 12 जब रवि यहाँ पहुंचेगा 12 मिनट में, तो सोनिया कहीं 12-20 मिनट पर यहाँ होगी। तो अब जब रवि आगे निकल जाएगा तब सोनिया कभी जा करके यहाँ पहुंचेगी 18 मिनट पे। इतना रवि कहाँ पहुंच जाएगा, इतना रवि यहाँ पहुंच जाएगा, इतना सोनिया यहाँ से घूम करके यहाँ पहुंचेगी तो रवि यहाँ पहुंच जाएगा।
और ऐसे ही फिर रवि अगर यहाँ पहुंचेगा तो सोनिया कहीं बीच में अटकी हुई होगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि ऐसे कितने समय बाद ये दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे, क्योंकि इनके ये चक्कर काटते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे। क्योंकि रवि 12 मिनट में काम चक्कर पूरा कर रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो जल्दी जल्दी चक्कर काटेगा, जबकि सोनिया की स्पीड कम है, 18 मिनट में काट रही है वो, तो उसको टाइम कम लगेगा, सॉरी उसको टाइम ज्यादा लगेगा और वो उसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो अब ये बात समझो कि जब इस तरह से सवाल आए तो आपको करना क्या है, ये जो दोनों हैं 18 मिनट और 12 मिनट, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। सवाल ये है कि अगर सोनिया और रवि दोनों एक ही समय पर चलना शुरू करें एक ही बिंदु से, तो वो वापस से कितने समय बाद सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, इनका एलसीएम करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम, या हिंदी में कह देंगे हम लैसे लेने पर। तो 18 के फैक्टर कर दो, 2 × 18, 3 × 9, 3 × 3, और 12 का कर दो, 2 × 12, 2 × 6 और 3 × 3। तो 18 का क्या करोगे, 18 का लिख दोगे 2 × 3 की घात 2, क्योंकि 3 2 बार है। और 12 को क्या लिख दोगे, 2 की घात 2 और गुणा 3। और एलसीएम में क्या लेते हो तुम, बड़ी घात वाली सभी संख्याएं। देखो ये कॉमन है 2, लेकिन बड़ी घात कौन सी है इसमें, 2 की घात 2 है ना, और यहाँ पर भी 3 की घात 2 है और 3 की घात 1 है, तो कौन सी लोगे, 3 की घात 2 लोगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा हमारा 4 × 36। हम आखिर में ये लिख देंगे, अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मतलब प्रारंभिक बिंदु का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उन्होंने चलना शुरू करा था, क्योंकि 36 मिनट बाद रवि के हो जाएंगे 3 चक्कर, 12 12 और 12, 12 से 36 है ना, और जो सोनिया है उसके हो जाएंगे 2 चक्कर, 18 2 36, 18 मिनट लग रहे हैं। तो 36 मिनट के बाद जो है सोनिया भी यहीं पहुंच जाएगी और रवि भी यहीं पहुंचेगा, दोनों एक जगह मिलेंगे। इसके अलावा ये और कहीं पर भी उससे पहले 36 मिनट से पहले ये एक जगह पर नहीं मिलेंगे। सवाल हमारा यही था कि ये प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, इसे कर लेंगे आप नोट। हाँ जी, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और अब इसके बाद जो है आगे के कुछ एग्जाम्पल्स चलेंगे, है ना, जो भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड हम अपरिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, और इससे पहले के जो लेक्चर हैं वो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग।